माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। मैं आपको बीए थर्ड ईयर सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। प्यारे मित्रों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए इस बार, जो कि एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होगा। तो ये जो पेपर आपका है फर्स्ट पेपर के रूप में, प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक विचारधारा का आधार, इस टाइटल से आपका प्रश्न पत्र होता है, और जिसको हम फर्स्ट पेपर यानी फाउंडेशन ऑफ सोशल थॉट के रूप में जानते हैं इंग्लिश में इसको। मित्रों, अलग अलग यूनिवर्सिटियों में ये फर्स्ट पेपर की जगह पर सेकंड पेपर और थर्ड पेपर के भी रूप में हो सकता है, परंतु पढ़ना आपको इसी के अंतर्गत है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं साल मॉडल पेपर के रूप में, जो कि आपके एग्जाम में आने ही वाला है मित्रों। तो पूरी तरह से आप इस वीडियो को देखेंगे तथा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर अवश्य करेंगे, जिससे ये वीडियो हमारा हर स्टूडेंट के पास पहुंच पाए। प्यारे मित्रों, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये अति लघु तरीय प्रश्न जो आपका है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो बन रहा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, समाज शास्त्र की उत्पत्ति बताइए। इसमें समाज शास्त्र की उत्पत्ति के विषय में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो देखेंगे, समाज शास्त्र के उदय एवं विकास को प्राचीन युगीन सामाजिक चिंतन के साथ संबद्ध करने का प्रयास किया गया। इसके अनुसार प्राचीन काल में ग्रीस, रोम, भारत, चीन, अरब देशों में समाज शास्त्र का उदय हुआ। इन कंट्रियों में समाज शास्त्र का उदय हुआ। मित्रों, ये समझेंगे, मर्टन के अनुसार समाज शास्त्र के सिद्धांतों पर विचार करते समय हमें इसके इतिहास के अध्ययन पर नहीं, वरन इसके सिद्धांतों एवं तथ्यों के विश्लेषण पर ही बल देना चाहिए, ये बताया जा रहा है मर्टन के अनुसार। मर्टन ने इसके विषय में बताया। मित्रों, 19वीं सदी के आरंभिक दशकों में औद्योगिकरण तथा पूंजीवाद के विकास के परिणाम स्वरूप सामाजिक जीवन में जो परिवर्तन आया, उसके ही संदर्भ में समाज शास्त्र के उदय का पता लगाया जाना चाहिए। तो ये चीजें हमें समझनी है मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 2 आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। मित्रों, ये क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि समाज शास्त्र की उत्पत्ति के आधार बताइए, यानी इसकी उत्पत्ति के आपके आधार को बताना है कि किस आधार पर इसकी उत्पत्ति हुई। तो शताब्दियों पूर्व से ही मनुष्य समाज के बारे में सोचता विचारता रहा है। वो यह चिंतन करता रहा है कि समाज कैसे संगठित किया जा सकता है, मनुष्य और सभ्यताओं का उत्थान और पतन कैसे होता है आदि बातों पर, यानी इन बिंदुओं पर जो है शताब्दियों पूर्व से ही मनुष्य समाज के बारे में ऐसा विचार करता रहा है, ये हमें जानना है। यद्यपि मनुष्य का यह चिंतन वास्तव में समाज शास्त्रीय ही था। जो मनुष्य चिंतन करता था, यानी पूर्व की बात है, शताब्दियों पूर्व की बात है, जब मनुष्य इसके बारे में चिंतन करता था तो वो समाज शास्त्रीय ही बात होती थी, समाज शास्त्र से ही संबंधित चीजें होती थी मित्रों। किंतु उसे दार्शनिक, इतिहासकार, विचारक, विधि निर्माणवेता कहा जाता रहा। यानी इस नाम से हम उसको जानते रहे, दार्शनिक के रूप में जानते रहे, इतिहासकार के रूप में जानते रहे, एक विचारक के रूप में जानते रहे, विधि निर्माणवेता के रूप में जानते रहे। लेकिन जो भी कथन उन्होंने कहा, जो भी बातें उस समय शताब्दियों पूर्व समाज में मनुष्यों के द्वारा होती थी, वो समाज शास्त्रीय तथ्यों के अंदर अर्थात समाज शास्त्रीय विषय के अंतर्गत ही होती थी मित्रों, ये हमें समझना है। अतः विस्तृत रूप से में कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति के 4 मुख्य बिंदु बताए गए हैं। ये 4 मुख्य बिंदु आपके लिए बहुत ही आवश्यक हैं जानकारी के लिए, जिससे कि आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर पावें तथा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को भी बता पावें। तो फर्स्ट पॉइंट आपका जो बन रहा है, राजनीतिक दर्शन। इसमें क्या है मित्रों, राजनीतिक दर्शन के बारे में बताया गया। दूसरा बिंदु क्या है, इतिहास का दर्शन। इतिहास के बारे में, दर्शन का मतलब होता है दृष्टिकोण, विचारधारा, तो इतिहास का दर्शन। तीसरा है उद विकास के जैविकीय सिद्धांत, और चौथा पॉइंट आपका है सामाजिक और राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन। तो इन 4 बिंदुओं के अंतर्गत, इन्हीं को आधार मान करके समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को समझना, उसकी उत्पत्ति को समझना हमारे लिए आवश्यक बन जाता है। अगला क्वेश्चन जो मित्रों बन रहा है आपका, ये अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये प्रायः जो है पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये बन रहा है। तो इसमें देखेंगे, काम्टे को समाजशास्त्र का पिता क्यों कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर
यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो इसमें देखेंगे काम्टे ने समाज की प्रकृति और उसके विकास के सिद्धांतों की खोज करने की आवश्यकता पर बल दिया। किस पर बल दिया इन्होंने जो है काम्टे ने? तो काम्टे ने विशेष रूप से इस पर बल दिया कि समाज की प्रकृति और उसके विकास के सिद्धांत, यानी समाज की प्रकृति और उसके विकास के सिद्धांतों की खोज करने पर की आवश्यकता पर उन्होंने विशेष बल दिया तथा समाजशास्त्र को इस विषय पर खोज करने वाला मौलिक आधारभूत विज्ञान स्वीकार किया। इन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में भी माना है। मानव समाज के सामाजिक तथ्यों के विश्लेषण एवं व्याख्या के लिए उसने ही सर्वप्रथम एक पृथक सामाजिक विज्ञान का नामकरण समाजशास्त्र के रूप में किया, ये हमें जानना है। इसलिए काम्टे को समाजशास्त्र का पिता की संज्ञा अलंकृत किया गया, यानी समाजशास्त्र के पिता की संज्ञा से जो है इनको अलंकृत किया गया, यानी इनको जनक माना गया समाजशास्त्र का। मित्रों, ये हमें जानना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, प्रबोधन का अर्थ बताइए। यानी कि प्रबोधन क्या है, व्हाट इज प्रबोधन। प्रबोधन के विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए कि प्रबोधन का मतलब क्या होता है समाजशास्त्र के अंतर्गत। मित्रों, तो प्रबोधन का अर्थ बताना है आपको। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रबोधन का अर्थ बुद्धिवाद, यानी बुद्धिवाद विविधता, अनेकता, स्वतंत्रता, लौकिकता और व्यक्ति के सम्मान से लिया जाता है। यानी व्यक्ति के सम्मान से जुड़ा हुआ शब्द है क्या मित्रों, प्रबोधन। प्रबोधन के अंतर्गत दूसरों के विचारों के सम्मान तथा प्रत्येक को अपने विचारों के अनुगमन करने की पूर्ण स्वतंत्रता को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि हम दूसरे के विचारों को रिस्पेक्ट देते हैं, दूसरे के विचारों को हम मानते हैं और उस विचारधारा का अनुगमन भी करते हैं। तो ये चीज़ें इसमें सम्मिलित की गई हैं। प्रबोधन का एक महत्वपूर्ण तत्व सांस्कृतिक अथवा मूल्यांकन बहुतत्ववाद है, जिसे जैसे जैसे नवीन व्यक्ति परंपरा में से प्रबोधन दिशा में अग्रसर होता है, वैसे वैसे उसमें नए संस्कार, नवीन ज्ञान, अनुभव और मूल्यों के प्रति आस्था बढ़ती है। यानी जैसे जैसे हमारा ज्ञान वृद्धि की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे जो है हमारे जो अनुभव होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं और मूल्यों के प्रति हमारी आस्था क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है। उसके विषय में हम जागरूक हो जाते हैं, उसको जो है आवश्यक अंग समझने लगते हैं। मित्रों, प्रबोधन द्वारा ज्ञान और अनुभव का विभागीकरण होता है तथा नवीन मार्ग खुलते हैं, ये हमें समझना है। अगला क्वेश्चन जो आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन समाजशास्त्र में आ रहा है ये, यानी कि भौगोलिक दशाओं का मनुष्य के विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हमें समझना है कि मनुष्य के चिंतन, मनन, तर्क और विचार आदि पर भौगोलिक दशाओं का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, अवश्य पड़ता है, ये हमें जानना चाहिए। जिस भी क्षेत्र में, जिस भी स्थान पर हम रहते हैं, तो उस स्थान का प्रभाव हमारे ऊपर अवश्य पड़ता है। रेगिस्तानी क्षेत्र के निवासियों को मांसाहार पर बहुत निर्भर करना पड़ता है, रहना पड़ता है, यानी मांसाहार पर ही रहना पड़ता है उनको, क्योंकि वहाँ सरलता से अनाज उत्पन्न नहीं हो पाता है। भारत में रहने वाले को पर्याप्त मात्रा में अनाज आदि शाकाहार सरलता से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, अतः वे उदर पूर्ति हेतु मांस पर अधिक निर्भर नहीं करते। यही कारण है कि भारत भूमि में अत्यंत प्राचीन काल से ही ऐसी विचारधाराएं विकसित हुई एवं फली फूली, जिनमें उदारता, मानवता व अहिंसा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तो ये हमें समझना है। प्रत्येक कॉन्सेप्ट को आप पूरी तरह से समझेंगे और सारी चीज़ें आपके समझ में आती चली जाएंगी। मित्रों, इन बिंदुओं को आप पूरी तरह से अपने मस्तिष्क में बैठाएंगे, चाहे जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाएं, पूछे जाएं एग्जाम में, तो आप उसको हर तरीके से लिखने में सक्षम हो पाएं, यही मेरा उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन जो आपका बन रहा है, संचार क्रांति का प्रभाव लोगों पर किस प्रकार पड़ा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संचार से क्या अभिप्राय होता है, संचार का मतलब पहले आप समझें कि संचार कहते किसे हैं। तो देखेंगे मित्रों, संचार क्रांति जो होती है, ये ज्ञानोदय ने, देखेंगे इसमें ज्ञानोदय ने यातायात और संचार के क्षेत्र को भी काफी प्रभावित किया। ज्ञानोदय का मतलब हमारे ज्ञान ने, जब हम
पढ़े लिखे, आगे अपने विचारों को बढ़ाते चले गए, सोचते विचारते रहे, तो जो हमारा ज्ञान था वो यातायात और संचार के क्षेत्र को काफ़ी प्रभावित किया है। आज हम किसी भी देश से अपरिचित नहीं हैं। सत्य बात है, किसी भी देश से हम अछूते व अपरिचित नहीं रह गए हैं। सारे देशों से हमारा संबंध बना हुआ है और हम जब चाहें उस देश से अपने संबंध को और प्रगाढ़ भी कर सकते हैं। आधुनिक युग में हम किसी भी देश के साहित्य का अध्ययन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बताया जा रहा है कि आधुनिक समय में हम जिस भी कंट्री का, जिस भी देश की साहित्य को पढ़ना चाहें, उसके ज्ञान को अर्जित करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। सबके समाचार प्राप्त कर सकते हैं। सबकी विचारधाराओं, सभ्यता और संस्कृति के संपर्क में आते हैं। यह देन संचार क्रांति की है। ये किसकी देन है? ये संचार क्रांति की ही देन है मित्रों। नहीं तो हम कूप मंडूक बने रहते, अपने ही ज्ञान को अपने तक ही सीमित रख पाते, अपने देश की बात को अपने देश तक ही सीमित रख पाते। हमारा ज्ञान जो है अन्य देशों में न जा पाता, न हम उसको प्राप्त कर सकते थे। संचार का यही महत्व है, यही विशेषता है। संचार क्रांति की सफलता ने अंतर्राष्ट्रीय अवबोध समझ के क्षेत्र में महान सहायता की है। वर्तमान युग में भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण यह स्पष्ट करता है कि मनुष्य की एक की भावना का मतलब एक सोच अब राष्ट्र विशेष तक ही सीमित न रहकर संपूर्ण विश्व की एकता के प्रति आकृष्ट हो रही है। ये हमें समझना है मित्रों कि हमारी जो भावनाएं हैं, जो हमारे सोच हैं, जो हमारे विचार हैं, वे एक सीमित दायरे में ना रह करके संपूर्ण विश्व में की एकता के प्रति आकृष्ट हो रही है। यानी संपूर्ण विश्व की ओर हमारे ध्यान आकृष्ट हो रहे हैं। हम भी आगे बढ़ने के प्रयास में लगे हुए हैं, उन चीज़ों को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 7, फ्रांसीसी क्रांति का आशय स्पष्ट कीजिए। ये भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है मित्रों, फिर भी समाजशास्त्र में ये बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन बन रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति केवल फ्रांस की ही नहीं वरन विश्व इतिहास की एक महान और उल्लेखनीय घटना है। अब इस घटना के विषय में हमको जानकारी करना है कि जिसने संपूर्ण मानव जात को अचानक ही एक नए समाज के निर्माण की ओर मोड़ लिया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के यूरोप में जो आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए, उनके कारण इस युग को यूरोपीय इतिहास में एक विशेष महत्व प्रदान किया गया। किस इतिहास में विशेष महत्व प्रदान किया गया? यूरोपीय इतिहास में मित्रों। इतिहासकारों में इसे युग की समाधि यानी किस नाम से जाना गया? युग की समाधि तथा दूसरे युग का पालना, इन शब्दों से कहा है इसको। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत के साथ ही यूरोप का इतिहास एक राष्ट्र, एक घटना और पुरुष के इतिहास में मिलकर एकाकार हो जाता है। यह राष्ट्र है फ्रांस, वह तरह घटना फ्रांस की राज्य क्रांति तथा वह पुरुष है नेपोलियन। यानी वो किस पुरुष के बारे में बातें की जा रही हैं? नेपोलियन बोनापार्ट्स के बारे में मित्रों। तो ये हमको विशेष रूप से जानना समझना है कि नेपोलियन बोनापार्ट के क्या योगदान रहे हैं। इसके पश्चात देखिए क्वेश्चन नंबर 8, औद्योगिक क्रांति से आप क्या तात्पर्य है? यानी वो औद्योगिक क्रांति से क्या तात्पर्य होता है, इसको हमें जानना है। तो औद्योगिक क्रांति वो क्रांति है जिसके परिणाम स्वरूप उद्योगों का भरपूर विकास हुआ। आपको, क्योंकि आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं मित्रों, आपको पूरी तरह से जानना है क्रांति क्या होती है। क्रांति का मतलब होता है जब लोगों के अंदर जागृति, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की एकाएक भावनाएं प्रज्वलित हो जाएं और प्रबल हो जाएं, तब वो एक क्रांति का रूप धारण कर लेती है। जैसे कि किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, किसी भी पद को प्राप्त करने के लिए हम एक निष्ठ होकर के अपने भाव को एक तरफ मोड़ देते हैं तो क्रांति का रूप धारण कर लेता है। जिससे आगे देखेंगे, जिससे इसको अपनाने वाले देशों पर जनसंख्या की गतिशीलता, उत्पादन का स्तर, विश्व व्यवस्था एवं अन्य क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ा। औद्योगिक क्रांति को अपनाने वाले देशों में जो कि पहले कृषि प्रधान थे और उद्योगों का तीव्र गति से विकास हुआ,
उत्पादन प्रक्रिया में मशीनों का अधिकाधिक प्रयोग किया गया, फलतः मानकों के अनुरूप तेजी से कार्य संपन्न होने लगे और उनकी अर्थव्यवस्था सुधरी। जब हमने अपने कार्य को सुचारू ढंग से आगे बढ़ाना शुरू किया तो जाहिर बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था में भी सुधार होना था, तो सुधार भी हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन मित्रों, प्रत्यक्षवादी पद्धति की विशेषता बताना है आपको, यानी प्रत्यक्षवादी जो पद्धति है उसकी क्या विशेषता है, इसके विषय में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहा है। प्रायः इस तरह का क्वेश्चन सभी यूनिवर्सिटियों में पूछा भी जाता है और कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है, तो इसको हमें विशेष समझना है। तो देखेंगे, प्रत्यक्षवादी पद्धति की विशेषता बताना है आपको। प्रत्यक्षवादी पद्धति में मानव की मूलभूत प्रकृति या उसके स्वभाव के अध्ययन पर बल दिया जाता है, ये हमें जानना है। इसमें भविष्य कथन करने की क्षमता है। प्रत्यक्षवादी पद्धति का प्रयोग भौतिक एवं प्राकृतिक विज्ञानों के समान ही किया जा सकता है। यह पद्धति समाजशास्त्र को एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में प्रतिस्थापित करती है। इसके अध्ययन की प्रणाली वैज्ञानिक है। इसमें तार्किक व्याख्या पर अत्यधिक बल दिया जाता है, यानी कि कोई भी विषय है, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी थाट है, जब वो तार्किक होता है मित्रों तभी वो खरा उतर पाता है और लोग उसको महत्व देते हैं। तो समाजशास्त्र को भी एक तार्किक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक रूप से जो है, जब हम इसका अध्ययन किए और उस पर वो खरा उतरने लगा तभी हम उसको पुष्ट कर पाए कि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक अंग है एक विषय के रूप में समाजशास्त्र। अगला क्वेश्चन जो आपका बन रहा है, स्पेंसर का संक्षिप्त परिचय दीजिए। स्पेंसर के विषय में आप पढ़ चुके हैं, स्पेंसर के विषय में आप जानते हैं, तो यहाँ पर आपको स्पेंसर के विषय में जानना है थोड़ा क्लियर करके। स्पेंसर का संक्षिप्त परिचय पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में। प्रसिद्ध ब्रिटिश विचारक हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म 27 अप्रैल 1820 में इंग्लैंड के डर्बी नगर में एक अध्यापक के घर में हुआ था, ये हमें जानना था। बाल्यावस्था से ही स्पेंसर का झुकाव जीव विज्ञान और यंत्र शास्त्र के प्रति अधिक था। जब वो मात्र 17 वर्ष के थे तब 1837 में उनकी नियुक्ति बर्मिंघम रेलवे में सिविल इंजीनियर के पद पर हो गई। किस पद पर उनकी नियुक्ति हुई थी? तो सिविल इंजीनियर के पद पर रेलवे में इनकी नियुक्ति हुई, किंतु इस पेशे में उनका मन नहीं लगा। अतः 1848 ईस्वी में रेलवे से त्यागपत्र देकर वो पत्रकारिता के क्षेत्र में चले आए और ढेर सारा लेखन कार्य किया। उनकी क्रांतिकारी विचारधारा उनके लेखन से स्पष्ट होती थी, जिससे तत्कालीन सरकार उनसे असंतुष्ट रहती थी। अंततः उनके क्रांतिकारी विचारों और लेखों का सरकार द्वारा विरोध किया गया। उन्होंने कई भिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखी। इनमें सामाजिक विज्ञान विषय के विषयों पर लिखी गई पुस्तकें, जो उन्होंने लिखा था, लिखी गई पुस्तकों पर उनको काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। यानी सामाजिक विज्ञान के विषय पर जो पुस्तक उन्होंने लिखी थी उस पर उनको ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई। मित्रों, ये हमें समझना है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, विकास प्रक्रिया के 3 स्तरों के नियम कौन कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए है। स्पेंसर के अनुसार विकास प्रक्रिया निम्नलिखित 3 मूल नियम हैं इसमें बताए गए हैं। 3 बिंदु के अंतर्गत इसको देखना है हमको। तो पहला इसमें आ देखेंगे, शक्ति के अस्थायित्व का नियम, यानी शक्ति सदैव बनी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन एवं वृद्धि नहीं होती। पदार्थ में जो भी गति पैदा होती है वो वास्तव में शक्ति के कारण ही उत्पन्न होती है, शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। ये किसका कथन है मित्रों? ये स्पेंसर का ही कथन है कि शक्ति के अस्थायित्व का नियम, पहला नियम इन्होंने बताया था। दूसरा जो पॉइंट इन्होंने बताया था गा नंबर, तो इसमें ये बताया था कि पदार्थ की अविनाशिता का नियम, यानी पदार्थ की जो पदार्थ होता है, जो प्रमाण होता है, जो पदार्थ होता है वो अविनाशित होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि पदार्थ शक्ति का ही रूप है। इस कारण वो भी शक्ति के समान नष्ट नहीं होता, मात्र उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, ये हमें जानना है। उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है लेकिन वो कभी नष्ट नहीं होता। क्या? पदार्थ। तो ये जानना है मित्रों।
ये तीसरा जो बिंदु आपका है गति की निरंतरता का नियम। गति की निरंतरता का नियम ये बता रहा है कि शक्ति की ही भांति गति भी कम या अधिक हो सकती है, किंतु ये भी नष्ट नहीं होती, अर्थात सदैव चलती रहती है। गति का रूप परिवर्तित होता है, समाप्त नहीं होता, ये हमें जानना है। अगला क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 12, लय एवं क्रमिक गति का नियम क्या है। यानी लय और क्रमिक गति के नियम के विषय में आपको बताना है कि लय क्या होती है और क्रमिक गति क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 12, लय एवं क्रमिक गति का नियम क्या है। तो देखेंगे क्वेश्चन ये, गति एक समान नहीं रहती। आप समझ सकते हैं, आप जानते हैं कि गति कभी भी एक समान नहीं रहती है, ये घटा बढ़ा करती है। इसमें लय का नियम क्रियाशील होता है। इस नियम के अनुसार आरोह के पश्चात अवरोह आता है। आरोह का मतलब होता है आगे बढ़ना और अवरोह का मतलब होता है पीछे हटना। यानी आरोह का तात्पर्य होता है मित्रों कि ऊपर चढ़ना, आगे बढ़ते चले जाना, और अवरोह का मतलब होता है उसका अपोजिट कि हम धीमी गति से कार्य करने लगते हैं। गति में क्रमिक परिवर्तन होता रहता है, अर्थात कभी धीमी एवं कभी काफी तेज परिवर्तन होता रहता है, ये हमें समझना है। अगला क्वेश्चन 13 देखेंगे, स्पेंसर के सावयवी सिद्धांत। यानी सावयवी सिद्धांत को स्पष्ट करना है आपको। स्पेंसर के सावयवी सिद्धांत के विषय में इसमें बताया जा रहा है। तो स्पेंसर के सावयवी सिद्धांत को हम देखेंगे। यहाँ पर समाज का विकास मानव शरीर के समान ही होता है। स्पेंसर उद विकास सिद्धांत में विश्वास करते थे, अतः उन्होंने प्राण शास्त्रीय सावयवी उद विकासीय सिद्धांत को समाज पर घटाकर यह निष्कर्ष निकाला कि समाज एक सावयव की भांति इस अर्थ में है कि दोनों में कई समानताएं हैं और उनकी विकास प्रक्रिया भी एक जैसी है। जिस प्रकार प्राणशास्त्रीय सावयवी के विभिन्न अंगों का निर्देशन व नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा किया जाता है, वैसे ही समाज के लिए यह कार्य सरकार द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार हमारे शरीर के संचालन के लिए हमारा मस्तिष्क केंद्र बिंदु होता है, उसी के मार्गदर्शन से, उसी के द्वारा हम अपने शरीर को संचालित करते हैं, ठीक उसी प्रकार समाज को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता है, उसमें कार्य करने का जो मुख्य श्रेय प्राप्त है वो किसको है, सरकार को है मित्रों। तो ये हमें जानना है। जिस प्रकार किसी एक अंग के अलग होने पर संपूर्ण सावयव नष्ट नहीं होता, वैसे ही कुछ व्यक्तियों के चले जाने पर समाज का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, ये समझना है। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर से कोई किसी अंग को निकाल दिया जाए फिर भी हम जिंदा रहते हैं, ठीक उसी प्रकार समाज में जुड़े लोगों में से यदि कुछ लोग अलग हो जाते हैं तब भी समाज हमारा जीवित रहता है, वो चलायमान रहता है, अपने कार्य में आगे बढ़ता चला जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो ये इसमें पूछा जा रहा है सामाजिक डार्विनवाद क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है, डार्विनवाद से संबंधित क्वेश्चन। तो देखेंगे, स्पेंसर के अनुसार जिस तरह जीवों का विकास सरलता और समानता से भिन्नता एवं जटिलता की ओर हुआ है, उसी तरह समाज का विकास भी सरलता और समानता से भिन्नता और जटिलता की ओर हुआ है। ठीक समान रूप से बताया जा रहा है। प्रारंभिक समाजों में विभिन्न अंग अस्पष्ट थे तथा उनके कार्य घुले मिले हुए थे। यह स्थिति अनिश्चितता की थी, किंतु धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हुआ। समाज के विभिन्न संगठन और संस्थाएं पृथक पृथक दिखाई देने लगे, उनमें कार्य विभाजन उत्पन्न हुआ तथा विशेषीकरण भी। इससे समाज में जटिलता व भिन्नता बढ़ी, साथ ही विभिन्न संस्थाओं की पारस्परिक निर्भरता में भी वृद्धि हुई। इसी प्रक्रिया को ही सामाजिक उद विकास, सामाजिक डार्विनवाद कहा जाता है। ये हमें पूरी तरह से समझ लेना है मित्रों कि इसी प्रक्रिया को हम उद विकास के रूप में कह सकते हैं या सामाजिक डार्विनवाद के रूप में कह सकते हैं। यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सामाजिक उद विकास क्या है, तब भी यही चीज़ आपको लिखना है। यदि आपसे पूछा जाए सामाजिक डार्विनवाद क्या है, तब भी आपको यही क्वेश्चन एक्सप्लेन करना होगा। अगला क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 15, अहमदाबादी यानी अहमवादी। देखेंगे यहाँ पर अहमवादी आत्महत्या का वर्णन कीजिए। अहमवादी आत्महत्या का वर्णन इसमें पूछा जा रहा है। तो अहमवादी
आत्महत्या तब होती है जब व्यक्ति तथा समाज पारस्परिक संबंध इतना ढीला, अव्यवस्थित या बंधन मुक्त होता है कि व्यक्ति अपने को अपने सामूहिक जीवन से पृथक हुआ पाता है। यह परिस्थिति अति व्यक्तिवाद या अहमवाद के कारण होती है। जब हमारे अंदर व्यक्तिवाद की भावना आ जाती है, अहमवाद की भावना आ जाती है, तो ऐसी स्थिति होती है कि हम समाज से अलग थलग हो जाते हैं मित्रों। जबकि लोग अपने अपने कार्यों में या स्वार्थ सिद्धि हेतु इतने अधिक व्यस्त रहते हैं कि कोई किसी की परवाह नहीं करता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को एकाकीपन का अनुभव होता है और उसे लगने लगता है कि उसकी उपेक्षा या अवहेलना की जा रही है या इस संसार में उसका अपना कोई नहीं है। इस तरह की विचारधारा उत्पन्न होने लगती है मित्रों, जो उसके साथ सहानुभूति रखता हो। यह परिस्थिति अहम यानी कि ईगो के रूप में हो जाती है हमारे अंदर के लिए अपमानजनक है और इस प्रकार के अपमान से बचने के लिए वो आत्महत्या का सहारा लेता है। तो ऐसी स्थितियां परिस्थितियां जब हमारे पास होती हैं मित्रों, तभी हम इस तरह से जो है सोच करते हैं और ऐसी घटनाएं प्रायः घटित हो जाती हैं। तो ये हमें पूरी तरह से समझना है। तो 15 क्वेश्चंस, दीज 15 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन मित्रों। ये आपके लिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के रूप में मैंने एक्सप्लेन किया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप लघुत्तरीय प्रश्नों को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तब भी आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और यदि आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तब भी आपके लिए पूरी तरह से ये फाउंडेशन का कार्य करेगा। तो हम इसको पूरी तरह से फाउंडेशन ऑफ सोशल थॉट के रूप में, जो कि हमारी टाइटल है फर्स्ट पेपर की, इसको हम पूरी तरह से समझेंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर अवश्य करेंगे, जिससे ये वीडियो हमारा हर स्टूडेंट के पास, हर फ्रेंड्स के पास पहुँच पावे, जो कि आने वाले एग्जाम में पूरी अच्छी तरीके से तैयारी कर पावे। तो इसी के साथ मैं यहाँ ये वीडियो क्लोज कर रहा हूँ। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी और कमेंट के रूप में आप अपनी प्रतिक्रिया को हम तक अवश्य प्रेषित करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।